सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का सेकेंड वीडियो देखने वाले हैं। ठीक है, तो फिर आज हम लोग को यहाँ से पढ़ना है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल से। ठीक है, तो अब हम लोग अपना एनसीईआरटी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी अपने साथ कुछ एनसीईआरटी बुक लेके बैठिए और पेंसिल, ताकि उसको आप मार्क भी करते चले। अब हम शुरू करते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो लास्ट चैप्टर में हम लोग ने देखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। दो पेयर होता है, किसका किसका, क्यू और माइनस क्यू चार्जेस का। ठीक है, और इनके बीच का सेपरेशन कितना होता है, 2a। और इलेक्ट्रिक डाइपोल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, p वेक्टर, और इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। और p वेक्टर का क्या वैल्यू होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, और ये इसका मॉड, मतलब p वेक्टर का मैग्नीट्यूड है इतना, डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो ये पूरा डाइपोल था। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम लोग ने टॉर्क पढ़ लिया इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल में, हम लोग ने फोर्स पढ़ लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल में, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल में। अब पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल, मतलब V, U, ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एज वी लर्नड इन द लास्ट चैप्टर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 चार्जेस। हाँ, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल 2 चार्जेस होता है उसमें, Q एंड माइनस Q सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस 2a। तो वो 2a जैसे छोटे डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है। इट्स टोटल चार्ज इज़ ज़ीरो, उसका टोटल चार्ज ज़ीरो होता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई अ डाइपोल मोमेंट वेक्टर p वेक्टर वॉज मैग्नीट्यूड इज़ q इंटू 2a, जैसा कि मैंने कहा, एंड विच पॉइंट्स इन द डायरेक्शन फ्रॉम माइनस q टू q। तो जितना मैंने बातें कही वो सब यहाँ तक लिखी हुई हैं। वी ऑल्सो सॉ दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल एट अ पॉइंट with position r vector depends on, not just on the magnitude r but also on the angle between r and p। तो वो जो मतलब r और p, मतलब जो जैसे ये डाइपोल था, अगर कोई, और अगर ये r है तो ये सिर्फ r पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मतलब अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डाइपोल आएगा। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। फर्दर द फील्ड फॉल्स ऑफ एट लार्ज डिस्टेंस नॉट एज 1/r² बट एज 1/r³। तो जो फील्ड है वो 1/r³ से वैरी करता है। वी नाउ डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एंड कॉन्ट्रास्ट इट विद द पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। तो हम लोग इसको पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल निकालेंगे और फिर उसका अपोजिट देखेंगे कि ड्यू टू सिंगल चार्ज क्या होता है। एज बिफोर वी टेक द ओरिजिन एट द सेंटर ऑफ डाइपोल, नाउ वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ओबेज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सिंस पोटेंशियल इज रिलेटेड टू द वर्क डन बाय द फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑल्सो फॉलोज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दिस इज इम्पॉर्टेंट, और ऐसा क्यों होता है तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी करता है और कहीं ना कहीं वो सब एक दूसरे से रिलेटेड टर्म्स ही हैं। थस द पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल इज़ द सम ऑफ पोटेंशियल्स ड्यू टू चार्ज q एंड माइनस q। तो वही है कि मतलब जो डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल है वो एक तरह से सम ही है। q का पोटेंशियल और माइनस q का पोटेंशियल, इन दोनों का डिफरेंट अलग अलग निकालो, इन दोनों का सम कर लो, तो ये आएगा, जिसमें r1 r2 रेस्पेक्टिव डिस्टेंसेस है, वेर r1 एंड r2 आर द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम q एंड माइनस q रेस्पेक्टिवली। नाउ बाय जियोमेट्री, r1 स्क्वायर बराबर r² प्लस a² माइनस 2ar cos थीटा। तो ये यहाँ से बताया गया, जैसे ये r1 है, ये r है, ये r2 है, तो फिर यहाँ पे बताया r1 स्क्वायर
इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा। यहाँ पे लगा है कोसाइन रूल, ध्यान देना ये कोसाइन रूल है, ठीक है। यहाँ पे भी लगा है कोसाइन रूल, इसको मैं लिख देता हूँ। कोसाइन रूल, ठीक है। We take r much greater than a and retain terms only up to the first order in a by r। तो हम लोग ने ये अप्रॉक्सीमेशन भी लगा लिया। तो इसके बाद क्या आ गया इसका फॉर्मूला दोनों का, आर स्क्वायर कॉमन लेके 1 माइनस 2a cos थीटा बाई आर। सिमिलरली आर टू स्क्वायर क्या आ गया, आर स्क्वायर 1 प्लस 2a cos थीटा बाई आर, ये r1 स्क्वायर है, ठीक है। हम लोग ने ये अप्रॉक्सीमेशन लगाया बाइनोमियल का। यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम एंड रिटेनिंग टर्म्स अप टू द फर्स्ट ऑर्डर इन a बाई आर वी ऑब्टेन दिस। तो बाइनोमियल में पता है कि उसका पावर जो है वो मतलब जैसे यहाँ पे इसका रूट लेंगे, मतलब अगर r1 चाहिए तो यहाँ से अगर r1 चाहिए तो इसका रूट लेंगे, और रूट लेने पे इसका पावर 1/2 होता है, तो ये 1/2 नीचे आ जाता है। ये बाइनोमियल में हम लोग पढ़ते हैं, तो ये 1/2 नीचे आएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अप्रॉक्स ये आएगा इसका वैल्यू, और इसका अप्रॉक्स ये आएगा, ठीक है। क्लियर 100%। अगर ये अप्रॉक्सीमेशन समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं बताऊंगा। यूजिंग इक्वेशंस 2.9 एंड 2.13 एंड p बराबर 2 इंटू क्यू ए वी गेट v बराबर दिस, बराबर इसमें 2QA को हम लोग p लिख सकते हैं, तो p बराबर दिस आ जाता है, मतलब v बराबर दिस आ जाता है। और इसको और क्या लिख सकते हैं, नाउ p cos थीटा इज इक्वल्स टू p वेक्टर इंटू r कैप, where r cap is the unit vector along the position vector OP. The electric potential of a dipole is given by V K P dot r cap upon r square. Equation 2.15 is as indicated approximately true only for distances large compared to the size of the dipole, so that higher order terms in A by r are negligible. For a point dipole P vector at the origin, equation 2.15 is however exact. From equation 2.15, potential on the dipole axis theta बराबर 0 और pi is given by this. तो dipole axis पे ये हो जाएगा, dipole axis मतलब कि अगर p ऐसे है तो इन पोजीशंस पे बोल रहा है जहाँ पे थीटा 0 या फिर पाई है। पॉजिटिव साइन फॉर थीटा बराबर 0, नेगेटिव साइन फॉर थीटा बराबर पाई, द पोटेंशियल इन द इक्वेटोरियल प्लेन थीटा बराबर pi/2 इज 0। दिस इज इम्पॉर्टेंट। द इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल फॉर्म दैट ड्यू टू अ सिंगल चार्ज आर क्लियर फ्रॉम इक्वेशंस 2.8 एंड 2.15। एक बार देखें 2.8 क्या था। ये रहा, इसको देखो KQ/R वो था KQ/R। ये क्या है KP/R²। ये क्या है KP/R²। तो दोनों में अंतर तो पता चल गया होगा, उसमें अपॉन r है, इसमें अपॉन r² है। देखते हैं एक बार। द पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन r बट ऑल्सो ऑन द एंगल बिटवीन द पोटेंशियल वेक्टर r and dipole moment vector p vector. It is however axially symmetrical about p, that is, if you rotate the position vector r about p keeping theta fixed, the points corresponding to p on the cone is so generated will have the same potential as at p. ठीक है। The electric
dipole potential falls off at large distance as 1 by r square not as 1 by r. ये तो पता चला हम लोग को. Characteristic of the potential due to a single charge. You can refer figure 2.5 for graphs of 1 by r square versus r and 1 by r versus r drawn there in another context. किसी और context में draw किया गया है, बाद में देखते हैं. पहले तो ये समझते हैं. ठीक है. The potential to dipole depends not just on r but also on the angle between the position vector r and dipole moment vector p. It is however axially symmetric about p. तो ये p के सिमेट्रिक होता है axially. जैसे ये p है, that is if you rotate the position vector r about p keeping theta fixed. मतलब कि अगर ये r है, ठीक है, the points corresponding to p on the cone so generated will have the same potential as at p. तो बोल रहे हैं कि जैसे ये r है, ठीक है, ये थीटा है, तो इसमें ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम लोग r को रोटेट करेंगे थीटा को फिक्स रखते हुए, वैसे वैसे जो पोटेंशियल p पे आएगा वो कांस्टेंट आएगा, मतलब सेम आएगा. ठीक है. p ऑन द कोन सो जनरेटेड विल हैव द सेम पोटेंशियल एज एट p. मतलब कि इसको r को फिक्स रखते हुए ऐसे सर्कल बनेगा और इस सर्कल के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, ये बता रहा है. ठीक है. नेक्स्ट 2.5 पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस. अब सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण पोटेंशियल पढ़ते हैं. ठीक है. कंसिडर सिस्टम ऑफ चार्जेस q1 q2 डॉट 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 qn with position vectors r1 r2 डॉट 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 rn related to some origin. जैसे फिगर 2.6 में दिया है, ये ऑरिजिन पे रख, ऑरिजिन पे हम लोग निकाल रहे हैं. The potential v1 at p due to the charge q1 is v1 ये है, where r1p is the distance between. तो ये तो दिख रहा है कि v1 इसके कारण ही कुछ आएगा, v2 के कारण आएगा, v3 के कारण आएगा, vn के कारण वैसे ही आएगा. where r2p and 3p are distances of p from charges q2 and q3 respectively, and so on for the potential due to the other charges. By the superposition principle, the potential v at p due to the total charge configuration is the algebraic sum of potential due to the individual charges. ये तो पता है कि जो v होता है वो इंडिविजुअल सम होता है सबका, जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम लोग लगाते ही हैं. तो ये आ जाएगा उसका sum. If we have a continuous charge distribution characterized by a charge density rho r, we divide it as before into small volume elements each of size delta v or dv and carrying a charge rho delta v. तो इसमें क्या रहा है कि अगर कोई कॉन्टीन्यूस चार्ज आ गया, जैसे कोई अगर स्फेयर आ गया इसमें वॉल्यूम v है और डेंसिटी चार्ज डेंसिटी रो है, तो इसमें लोग कोई छोटा एलिमेंट काटेंगे, ये क्या होगा dv, और इसमें q कितना होगा, q कितना होगा, मतलब छोटा चार्ज dq कितना होगा रो dv. ठीक है. ये तो हम लोग ने पहले देखा था पिछले चैप्टर में. we then determine the potential due to each volume element and sum, strictly speaking इंटीग्रेट. सम करो या मतलब उसको इंटीग्रेट ही किया जाता है, छोटे छोटे जब पीसेस में काट के उसको इंटीग्रेट किया जाता है. ओवर ऑल सच कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड थस डिटरमाइन द पोटेंशियल ड्यू टू द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन. और फिर हम लोग को सब कॉन्ट्रीब्यूशन को उसको सम करने के बाद सारा पोटेंशियल मिल जाता है सबके कारण. नेक्स्ट वी हैव सीन इन चैप्टर 1 दैट फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल the electric field outside the shell is as if the entire charge is concentrated at the center. हाँ, ये important चीज़ है.
हम लोग ने क्या देखा था एक्चुअली लास्ट क्लास में कि अगर कोई स्फेयर है, मान लेते हैं कोई शेल है, और उस पे ऐसे प्लस प्लस प्लस, उसके सरफेस पे प्लस प्लस प्लस, ये सब मिला के क्यू चार्ज प्रेजेंट है, और इसके सेंटर से किसी आर दूरी पे इधर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता था, ई एट पी। सिंपल, इसको क्या मानते थे कि सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो के क्यू अपन आर स्क्वायर। सिंपल, मानते क्या थे कि ये जो पूरा चार्ज है ये सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हम लोग ने डेरिवेशन भी देखा था, तो उसी प्रकार सिंपली यहाँ भी वही हो जाएगा, v बराबर के क्यू अपन आर, ख़त्म कहानी। Where q is the total charge on the shell and r is its radius, the electric field inside the shell is 0। हाँ, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का क्या मतलब है, सोचो सोचो सोचो, मैं बताता हूँ। ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ, बताता हूँ। ये फार्मूला याद आया कुछ, v वर्क डन डेल्टा u और डेल्टा v के बीच में हम लोग ने कुछ रिलेशन डिफाइन किया था। रिलेशन ये था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ब्रिंगिंग अ चार्ज स्लोली इज इक्वल्स टू डेल्टा u इज इक्वल्स टू q इंटू डेल्टा v। अगर यहाँ पे e 0 हो गया किसी भी जगह पे, इसका क्या मतलब निकल रहा है कि F बराबर क्यू ई, ये 0 हो गया, और इसका क्या मतलब निकल रहा है कि वर्क डन 0 हो गया। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर वर्क डन 0 हो गया तो ये 0 हो गया, ये पूरा चीज़ 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 हो गया तो Q इंटू डेल्टा V 0 हो जाएगा। अब ज़रा सोचना, अगर Q इंटू डेल्टा V 0 हो गया, इसका मतलब Q तो 0 हो नहीं सकता, यहाँ पे तो कुछ चार्ज था, तो डेल्टा V 0 है, और अगर डेल्टा V 0 है, इसका क्या मतलब है कि चेंज इन पोटेंशियल 0 है। अब वापस आते हैं नीचे, तो इसके अंदर क्या है, डेल्टा V 0 है, मतलब कि V क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट होगा तभी ना उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो V क्या होगा उसके अंदर, कांस्टेंट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसको हम लोग इसलिए क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको हम लोग आगे देखेंगे। सो इसमें भी यही लिखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल इज 0। दिस इम्प्लाइज दैट पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड द शेल, ठीक है, एज नो वर्क डन इज, हाँ ये तो मैंने बता दिया, एंड देयरफॉर इक्वल इट्स वैल्यू एट द सरफेस विच इज़, हाँ। अब सोचो कि इसके अंदर अगर v कांस्टेंट है तो कितना है, ये भी दिमाग में आ रहा होगा, तो उतना ही ना होगा जितना सरफेस पे होगा, और सरफेस पे कितना होगा, के क्यू अपन कैपिटल आर। सिंपल, v बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ख़त्म कहानी, हो गया। ये एग्जाम्पल कर लेना अपने से। नेक्स्ट इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, जो अभी मैं समझा रहा था, ठीक है। इसको बहुत तरह से अचीव किया जा सकता है, मतलब 2-3 सरफेस इक्वल पोटेंशियल पे हैं, तो इक्वल पोटेंशियल पे अगर हैं तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया,
तो अब पढ़ते हैं इसको. An equipotential surface is a surface with a constant value of potential at all points on the surface. For a single charge q, the potential is given by this. This shows that V is a constant if R is constant. Thus, equipotential surface of a single point charge are concentric spherical surfaces concentrated at center. तो इसमें वही लिखा है, ये कांस्टेंट कब होगा? जब R कांस्टेंट होगा. ठीक है. तो एक चीज़ इमेजिन करो कि अगर बीच में प्लस क्यू है तो अगर कोई भी सर्कल देख लो तो सर्कल का रेडियस कांस्टेंट होता है. तो ये पूरा सर्कुलर जो है वो चीज़ इक्विपोटेंशियल सरफेस है. ठीक है भाई, बहुत बढ़िया. तो वही यहाँ पे लिखा हुआ कि कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस बनता है सेंटर्ड एट द चार्ज, जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है. Now the electric field lines for a single charge q are radial lines. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक चार्ज के लिए क्या है? रेडियल है, मतलब कि बाहर क्यों निकलता है. स्टार्टिंग फ्रॉम और एंडिंग एट द चार्ज डिपेंडिंग ऑन वेदर q is positive or negative. Clearly, the electric field at every point is normal to the equipotential surface passing through that point. तो इसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर इसके अराउंड एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया जाए तो ये एक सर्कल होगा, और सर्कल से कोई भी चीज़ रेडियस को ऐसे पार करे तो परपेंडिकुलर पार करता है, क्योंकि नॉर्मल लाइन हो गया. तो दिख रहा है कि ये परपेंडिकुलरली पार कर रहा है, ये क्लियर है. और ये इम्पॉर्टेंट भी है लाइन, तो इसको हाईलाइट करेंगे. This is true in general for any charge configuration. Equipotential surface through a point is normal to the electric field at that point. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जहाँ जहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉर्मल या तो घुसेगा या तो नॉर्मल निकलेगा. ठीक है. द प्रूफ ऑफ दिस स्टेटमेंट इज सिंपल. इसका प्रूफ सिंपल है. इफ़ द फील्ड वेयर नॉट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर फील्ड नॉर्मल नहीं होता तो इट वुड हैव नॉन जीरो कॉम्पोनेंट अलॉन्ग द सरफेस. चलो जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे उसको पिक्चर डायग्राम पे बनाते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे बनाते हैं. तो पहले तो बोल रहा है एक सरफेस, तो ऐसे मान लेते हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है. ठीक है. और क्या बोल रहा है, मान लेते हैं कि फील्ड आर वेयर नॉट नॉर्मल. अगर फील्ड नॉर्मल नहीं होता, मान लेते हैं कि ऐसे होता. ठीक है. इट हैव नॉन जीरो कॉम्पोनेंट अलॉन्ग द सरफेस. तो सरफेस इसका कंपोनेंट ब्रेक करते हैं. एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आता है, एक टेंजेंशियल आता. चलो उसको थोड़ा बड़ा बताता हूँ. मतलब कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जब इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो एक ऐसे आएगा और एक ऐसे आएगा. ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा. टू मूव अ यूनिट टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ द फील्ड वर्क वुड हैव टू बी डन. और अगर एक कंपोनेंट ऐसे आ गया तो जो कोई चार्ज होगा उसको मूव करने में फिर इसके कारण वर्क आएगा, और अगर वर्क आएगा तो इसका मतलब कि वो फिर E0 नहीं होगा. देख लेते हैं आगे. वर्क वुड हैव टू बी डन बट दिस इज़ इन कॉन्ट्राडिक्शन टू द डेफिनेशन ऑफ एन इक्विपोटेंशियल. हाँ, कि अगर वर्क, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो वर्क डन 0 आता है, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया यहाँ पे. देयर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स on the surface and no work is required to move a test charge on the surface. The electric field must therefore be normal to the equipotential surface at every point. Equipotential surface offers an alternative visual picture in addition to the picture of electric field lines around the charge configuration. Equipotential surface for a uniform electric field ऐसा होगा, मतलब ये प्लेन पेपर टाइप होगा, प्लेन शीट.
जिससे परपेंडिकुलरली पास हो रहा है, ठीक है। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E say along the x-axis the equipotential surfaces are planes normal to the x-axis। तो कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E x के हाँ, तो ये इसी को बताया जो मैंने बताया, प्लेन्स पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ डाइपोल एंड टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज आर शोन। तो डाइपोल के लिए ये है और दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज के लिए ये है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इसका ये है, ठीक है। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। अब फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन देखना है। कंसिडर टू क्लोजली स्पेस्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ए एंड बी। ए एंड बी दो क्लोज इक्विपोटेंशियल सरफेस को कंसिडर करो विद पोटेंशियल वैल्यूज v एंड डेल्टा v एंड v प्लस डेल्टा v। तो मान लेते हैं इसका v है तो इसका v प्लस डेल्टा v है और ये इक्विपोटेंशियल है, मतलब कि इसमें पूरा सेम है और इसमें पूरा सेम है, लेकिन इन दोनों का अलग है, मतलब इन दोनों का आपस में अलग है, लेकिन इस पूरे प्लेन पे सेम है और नीचे वाले पूरे प्लेन पे सेम है, ठीक है। where delta v is the change in v in the direction of electric field E। तो E इधर है तो डेल्टा v भी उसी के डायरेक्शन में चेंज है। लेट P बी ए पॉइंट ऑन सरफेस B। सरफेस B पे मान लेते हैं कि P एक पॉइंट है। DL इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सरफेस A फ्रॉम P। A से P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस DL माना। Imagine that a unit positive charge is moved along this perpendicular from the surface B to surface A against the electric field. The work done in this process is mod E into delta L। ये आएगा वर्क डन। वर्क डन ये क्यों है, कई लोग सोचने लगे होंगे कि सर ये तो क्यू ई होता है। अरे भाई, मतलब क्यू ई इंटू एक्स होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्यू कहाँ गया? अरे यार, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि चार्ज का वैल्यू 1 है, क्यू बराबर 1। दिस वर्क डन इक्वल्स द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी। थस ई डी एल बराबर वी माइनस वी प्लस डी एल, तो माइनस डी वी आया, तो यहाँ से कितना आ गया? ई बराबर माइनस डी वी बाई डी एल माइनस डेल्टा एल बाई डेल्टा वी बाई डेल्टा एल। इम्पॉर्टेंट, सिंस डेल्टा वी इज नेगेटिव, डेल्टा वी बराबर माइनस मॉड ऑफ डेल्टा वी, वी कैन री राइट इक्वेशन एज दिस। मतलब एक हम लोगों ने मॉड साइन ले लिया ताकि नेगेटिव साइन हट जाए। वी थस अराइव एट टू इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन concerning the relation between electric field and potential. Electric field is in the direction in which the potential decreases steepest. Important. पोटेंशियल अगर डिक्रीज़ कर रहा है, अगर यहाँ पे पोटेंशियल 2 है, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीज स्टीपेस्ट, ठीक है। Its magnitude is given by the change in the magnitude of potential per unit displacement normal to the equipotential surface at the point। पढ़ के तो समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डिफिनेशन ही एक तरह का या रिलेशन का डिफिनेशन है, ठीक है। अब है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं क्या होता है, तो ये भी काफ़ी है पढ़ने लायक। चलो देखते हैं। कंसिडर फर्स्ट द सिंपल केस ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 विद पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2 रिलेटिव टू द सम ऑरिजिन। तो पहले दो सिंपल केस हम लोग लेके चलते हैं, Q1 एंड Q2, जिसका पोजीशन वेक्टर है R1 एंड R2 रिलेटिव टू सम ऑरिजिन। लेट अस कैलकुलेट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन बिल्डिंग अप दिस कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में कितना वर्क डन लग रहा है?
दिस मीन्स दैट वी कंसिडर द चार्जेस Q1 एंड Q2 इनिशियली एट इन्फिनिटी। तो Q1 Q2 को इन्फिनिटी पे रखा गया है, ठीक है। एंड डिटरमाइन द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी। तो ये वही फॉर्मूला लगा जो मैंने वहाँ बताया, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स स्लोली इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, यही कर रहा है यहाँ पे। तो उसको इन्फिनिटी से हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन को बनाना है, ठीक है। और इसका वर्क डन निकालेंगे एक्सटर्नल एजेंसी से टू ब्रिंग द चार्जेस टू द गिवन लोकेशन। सपोज फर्स्ट द चार्ज Q1 इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट R1, देयर इज़ नो एक्सटर्नल फील्ड अगेंस्ट विच वर्क नीड्स टू बी डन। हाँ, मतलब कि Q1 को चुपचाप उठा के तो P पॉइंट पे ले आएंगे इन्फिनिटी से, ठीक है। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू R1 इज 0। दिस चार्ज प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल इन स्पेस गिवन बाई V1 बराबर K Q1 बाई R1 P। अब जो यहाँ पे Q1 आ गया, अब ये एक पोटेंशियल क्रिएट कर देगा स्पेस में इतना वैल्यू का, वेयर R1 P इज अ डिस्टेंस ऑफ a point P in space from the location of Q1. From the definition of potential, work done in bringing charge Q2 from the infinity to the point R2 is Q2 times the potential at R2 due to Q1. अब समझते हैं वर्क डन मैंने क्या बताया था बाय एक्सटर्नल फोर्स, क्या बताया था Q इंटू डेल्टा V, और यही क्या होता है डेल्टा U। तो अगर ये निकाल लेंगे तो ये भी आ जाएगा। तो अब देखो, अब हम लोग Q2 चार्ज को ला रहे हैं इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे, और वहाँ पे पहले से एक डेल्टा V है, किसके कारण है 1 के कारण। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन बाई एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू Q2 डेल्टा V ऑफ 1। तो वही लिखा है, डेल्टा V ऑफ 1 क्या है K Q1 बाई R12 इंटू Q2। तो आ गया यहाँ से फॉर्मूला, क्या आ गया भाई, U बराबर क्या आ गया K Q1 Q2 अपॉन R। यही हम लोग आगे देखने वाले हैं, जिसमें R12 ये है डिस्टेंस इन दोनों के बीच का, वेयर R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 1 and 2। सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is conservative, this work gets stored in the form of potential energy of the system. Thus, the potential energy of system of two charges Q1 and Q2 is this. Again important. Obviously, if Q2 was brought first to its present location, हाँ, अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि अगर Q1 को लाया जाए तो और Q2 पहले से रहा तो फार्मूला में तो वही कोई चेंज नहीं रहेगा। तो डेल्टा V हम लोग 2 के कारण लिख देंगे, और 2 के क्या कारण क्या होगा K Q2 अपॉन R, और इसमें Q1 से ये वाला Q1 से गुना कर देंगे, तो बात तो वही पड़ गया, वही लिखा होगा। The potential energy U would be the same. More generally, the potential energy expression is unaltered whatever way the charges are brought to the specified locations. हाँ, मतलब कि path dependent नहीं है, कैसे भी तुम लेके आओ, because of path independence of work for electrostatic force. Equation 2.22 is true for any sign of Q1 and Q2. If Q1 Q2 is greater than 0, potential energy is positive. This is as expected, since for like charges Q1 Q2 is greater than 0. ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। Electrostatic force is repulsive and a positive amount of work is needed to be done against this force to bring the charges from infinity to finite distance apart. For unlike charges Q1 dot Q2 less than 0, the electrostatic force is attractive. In that case, a positive amount of charge is needed against this force to take the charges from given location to infinity. In other words, a negative amount of work done is needed for the reverse path. Negative amount of work चाहिए from infinity to the present locations
सो द पोटेंशियल एनर्जी इज़ नेगेटिव, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगा। और इतना क्यों ही सोचना भाई, इस फार्मूला में चुपचाप रखेंगे, चुपचाप। अगर Q1 Q2 अगर Q1 नेगेटिव है तो नेगेटिव रखेंगे, Q2 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे, तो ओवरऑल नेगेटिव आ ही जाएगा। तो इसमें साइन के साथ रख देंगे Q1 Q2 दोनों को। सही है यहाँ तक। इक्वेशन 2.2 इज इजिली जनरलाइज फॉर अ सिस्टम ऑफ एनी नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। हाँ, तो इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। लेट अस कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 लोकेटेड R1 R2 R3 respectively. To bring Q1 first from infinity to R1, no work done is required. Next, we bring Q2 from infinity to R2 as before. Work done in this step is Q due to 2 into V due to 1. तो ये हो जाएगा। And charges Q1 and Q2 produce a potential which at any point P is given by, और ये खुद का अपना एक पोटेंशियल निकालेगा at any point P, उसका वैल्यू ये होगा। Work done next in bringing Q3 from infinity to the point R3 is Q3 times V at 1 and V of 1 and also V of 2. तो Q3 into V of 1 plus V of 2, तो V of 1 plus V of 2 ये है, तो Q3 को इसमें गुना कर देंगे। The total work done in assembling the charges of the given equation this आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं अपने लैंग्वेज में एकदम सिंपली बताता हूँ, एकदम सिंपली लेमन लैंग्वेज में। करना कुछ नहीं है। अगर कोई भी ऐसा बहुत सारा मल्टीपल आ जाए कि अगर मान लो n चार्जेस, यहाँ पे 4 भी आ जाता, 5 चार्जेस भी आ जाते हैं, तो कुछ नहीं करना है, पेयरिंग करना है। अगर 3 है तो पेयर बनाओ। कितना पेयर बनेगा? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, बस। तो 3 टर्म्स आएंगे, तो 3 पेयर का U अपना अपना लिख दो। एक पेयर का क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपन R12, दूसरा का क्या हो जाएगा? Q1 Q3 अपन R13, तीसरा क्या हो जाएगा? Q2 Q3 अपन R23। अब एक जनरल सीन लेते हैं कि अगर ऐसे ही n चार्जेस हो और सबके बीच मान लो डिस्टेंस सेम है, R है मान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं n साइड का कोई पॉलीगॉन है और उसके हर एक कॉर्नर पे एक चार्ज रखा हुआ है Q का, ठीक है। तो उसको पेयर बनाना होगा। तो पेयर कैसे आप फाइंड करेंगे, ये भी एक बात है भाई। तो पेयर फाइंड करना बहुत आसान है, सिंपल हम लोग परम्यूटेशन कम्बिनेशन लगाते हैं। जैसे यहाँ पे पेयर किससे किससे बनता है? 2 चार्जेस को मिला दो तो पेयर बनता है। 3 चार्जेस हैं तो अगर फाइंड करना है कि कितने पेयर बनेंगे तो वो होता है 3 चार्जेस में से 2 को चुन लो, उतने पेयर। तो 3C2 बराबर 3। अगर 4 है तो 4C2। वैसे अगर n है तो n चार्जेस में से किसी 2 चार्जेस को चुन लो, उतने पेयर बनेंगे, तो nC2 पेयर्स बनेंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ऐसे आता है कभी कभी कि हेक्सागॉन दे दिया, पेंटागॉन दे दिया, तो वो सब अब इजीली आ जाएगा। अगेन बिकॉज ऑफ द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर U इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर इन विच द कॉन्फ़िगरेशन इज असेंबल्ड। द पोटेंशियल एनर्जी is characteristic of the present state of configuration and not the way the state is achieved। तो ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ये रहा एक एग्जांपल। और नेक्स्ट होगा पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो, सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।